नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। वो घड़ी आ गई है जिसका हफ्तों से या मैं कहूँगी महीनों से इंतज़ार हो रहा था। अब से कुछ ही घंटे बाद जो कर्नाटका में जो आर और पार की लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी और ये साफ हो जाएगा कि दक्षिण भारत का गेटवे जिसे कहा जाता है वहाँ कौन दाखिल होगा। क्या भाजपा को अपनी कुर्सी से उतरना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को एक नया स्टेट मिलेगा, या फिर भाजपा वहीं काबिज रहेगी और दक्षिण भारत में यही उसके रथ के आगे बढ़ने के लिए राह पेवस्त करेगा। यहाँ पर बार-बार ये बताया जा रहा है आपको, खासकर जो जो दरबारी सरकारी मीडिया है उसके ज़रिए, कि देखिए हिंदुत्व अपने उफान पर है और इसके ज़रिए तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तमाम तरह के जो विकास नहीं हो पाया है उसको लेकर जो असंतुष्टि है आम जनमानस के अंदर, वो सब खत्म हो जाएगी। और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी एक ऐसी फिगर हैं जो इस सब को एक तरह से परास्त कर देंगी, चाहे वो सिद्धरमैया की लोकप्रियता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत कामयाब भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन हो। लेकिन इस सब के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, ऑल इज वेल। तो ये तो हमें कुछ ही घंटों में पता चलेगा, या मैं कहूंगी 13 मई को पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन इस कार्यक्रम में जो आप देखेंगे अगले कुछ मिनटों में, वो पांच पांच ऐसे फैक्टर्स मैं आपको यहां बताऊंगी कि जिनकी वजह से ये तय होगा, जिनकी बुनियाद पर यह तय होगा कि विजय किसकी होगी कर्नाटका में, भाजपा बनी रहेगी या कांग्रेस पार्टी उसको सीट से उतार देगी। सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा फैक्टर है नरेंद्र मोदी फैक्टर। क्या नरेंद्र मोदी फैक्टर काम आएगा या नहीं? खासकर जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हुई नरेंद्र मोदी की, जिस भीषण तरीके से, जिस मैं कहूंगी बहुत ही बिटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत कड़वा कैंपेन जो रन किया नरेंद्र मोदी ने, क्या वो काम आया या नहीं आया? बीजेपी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, जो उनकी फेस वैल्यू है, जो उनकी अपील है, उस पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर पॉजिटिव रिपोर्टिंग भी हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ है। मैं रुचि शर्मा का आर्टिकल भी पढ़ रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है। तो अगर ऑब्जेक्टिव लोग जो कि न्यूट्रल लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है कुछ दिनों में पिछले, इसकी पड़ताल भी हम करेंगे कि वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर बना है या ये भी सिर्फ एक पब्लिसिटी का तरीका है। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा का पूरा मीडिया जो है उस पर कब्जा है एक पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में है उसको अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, वो मुश्किल से ही मिल पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का, तो बीजेपी का तो ये पॉलिटिकल कैंपेन हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और नरेंद्र मोदी की फेस वैल्यू। कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही कामयाब एक कैंपेन रन किया, अभी से नहीं मैं कहूंगी हफ्तों महीनों से। जनमानस के अंदर ये बात उन्होंने बिठा दी कि भ्रष्टाचारी सरकार है ये। 40% सरकार, जो राहुल गांधी भी कहते रहे, प्रियंका गांधी भी कहती रही, सिद्धरमैया कहते रहे, डी के शिव कुमार कहते रहे, और बाकी कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े नेता, तमाम लोगों ने आम जनमानस के मन में ये बात बिठा दी कि 40% कट लिया जा रहा है, 40% पैसा लिया जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पास करने के लिए, किसी भी स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर इतने पैसे लिए जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा तो उसका जो पॉलिटिकल प्लैंक है नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ, कर्नाटक में भाजपा की सरकार के खिलाफ, वो है भ्रष्टाचार। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, प्राइस राइज है और बेरोजगारी है, इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनके बीच जो असंतुष्टि है, वो इसको सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। तो ये सीधे तौर पे हम देखेंगे कि सामाजिक न्याय बनाम एक तरह से ये लड़ाई हो गई है हिंदुत्व की, क्योंकि हिंदुत्व का जैसे मैंने कहा कि बताया जा रहा है कि ऐसे उफान पर है कि इसके आगे कुछ भी नहीं रुक पा रहा है। तो सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व की लड़ाई, इनमें ये देखना होगा कि दोनों में आम जनता का जो मन है वो किस तरफ जाता है। इसके अलावा हम आपको विस्तार से कुछ ही मिनटों में बताएंगे अलग अलग जो क्षेत्र हैं कर्नाटका में, उनकी अलग अलग क्या जरूरतें हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जेडीएस जेडीएस के बारे में कहा जा रहा है कि जेडीएस जिस तरीके से इस चुनाव में आगे बढ़ेगी, उसे कितनी सीटें, कितने वोट मिलेंगे, सीटों से भी ज्यादा कितने वोट मिलेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा। क्या कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा जेडीएस के मजबूत हो जाने से, या जेडीएस के कमजोर हो जाने से भाजपा को नुकसान होगा? ये महत्वपूर्ण बात है। पॉइंट नंबर 4 अगर इस पे देखें, पॉइंट नंबर 3 इसको देखें, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे बात आ गई कि
कर्नाटका के लोग ये चाहते हैं, क्योंकि सरकारें इधर उधर होती रही हैं, कि 5 साल एक उन्हें स्थायी सरकार चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए उनको, कि 5 साल तक रहे, क्योंकि 2004 से लेकर अब तक का इतिहास देखें तो 11 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। जी हाँ, तो वो ये चाहते हैं कि सीधे तौर पर कि हमें 5 साल की स्थायी सरकार चाहिए ताकि विकास का कार्य ठीक से हो पाए। और आखिरी जो बात है, पॉइंट नंबर 5, वो है कि बीजेपी ने जो आरक्षण की पूरी परिभाषा थी उसको बदल के राज्य में अलग अलग जो सामाजिक जो वर्ग हैं, जो समूह हैं, उनको अपनी तरफ मोहने की कोशिश की। 4% सबसे पहले तो मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण मिला हुआ था उसको खत्म करके दूसरे समुदायों को देकर उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर ही आरक्षण का बदलने की कोशिश की। तो ये 5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर ये निर्भर करेगा कि क्या हिंदुत्व जीत रहा है, सामाजिक न्याय हार रहा है, क्या हिंदुत्व की राजनीति, मुस्लिम विरोधी राजनीति जीत रही है या हार रही है, या फिर सबको साथ लेने की जो राजनीति है वो जीतेगी या हारेगी। अगले कुछ मिनटों में मेरे सहयोगी अजॉय आशीर्वाद के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये 5 बिंदु ऐसे होंगे, अब से कुछ ही मिनटों बाद ये पता चल जाएगा जे आर या पार की जो लड़ाई है, आखिर वो कौन जीत रहा है। अजॉय, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो पहला बिंदु हमारा यहाँ है, नरेंद्र मोदी की जो अपील है, उस पे मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की जब अपील का हम जिक्र करते हैं तो नरेंद्र मोदी तो सभी चुनावों में कैंपेन कर रहे हैं, तो इससे ये कैसे पता चलता है कि हिमाचल में नरेंद्र मोदी की अपील नहीं चली, या दिल्ली में उनकी अपील नहीं चली, या पंजाब में उनकी अपील नहीं चली, या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में उनकी अपील नहीं चली? क्या इससे हम तय करते हैं, या फिर अगर जीत होती है तो नरेंद्र मोदी वाह वाह और हार होती है तो लोकल लीडरशिप हाय हाय? जी जी आरफा, नरेंद्र मोदी इस तरीके से जो आखिरी मिनट का कैंपेन करते हैं ये कोई नया नहीं है, मगर कर्नाटका के लिए एक तरीके का यूनिक फीचर इसलिए भी है क्योंकि हर बार की तरह इस बार बीजेपी के पास कोई दिखाने वाला चेहरा नहीं है, कोई इस तरीके का चीफ मिनिस्टेरियल फेस नहीं है जो कि एक बड़े कद का लीडर हो। इसीलिए बीजेपी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और साथ ही साथ इतनी ज्यादा जो भारी एंटी इनकम्बेंसी है जो हर सर्वे में दिख कर आ रहा है, और मेरे अपने चुनावी दौरे में भी जो दिख कर आया कि एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा है, तो जो जो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो या तो बहुत ज्यादा बीजेपी को फिर से बम्बई सरकार को वापस लाने के लिए उतना उत्साहित नहीं है, या फिर उनमें से जो स्विंग वोटर्स है जो कि ऐसे तो 2024 में मानते हैं कि मोदी को फिर से वोट दे देंगे, लेकिन वो इस चुनाव में कांग्रेस को स्विंग कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं क्योंकि सिद्धरमैया वहां पर एक बेहतर उन्होंने सरकार चलाई। इस तरीके के स्विंग वोटर और जो उत्साहित जो लोग हैं जिनमें उत्साह नहीं है बीजेपी के, उनको गैल्वेनाइज करने के लिए होता है ये, और उन्हीं को करने के लिए बीजेपी के खेमे के अंदर ये बहुत बड़ा डर है कि उनके कोर वोटर आएंगे नहीं और कांग्रेस के वोटर उत्साह से आएंगे, तो उसमें जो वोट स्विंग होगा उसमें वो चुनाव हार जाएंगे। तो मोदी का जो बार बार ये आना, रोड शो करना अर्बन एरियाज में, कांग्रेस को अलगाववादी कहना या फिर बजरंग दल को इशू बनाना, इस तरीके से अपने जो कोर वोटर्स है जो कि बीजेपी को वोट देते आए हैं उनमें उत्साह जगाना है, उनको गैल्वेनाइज करना है, और ये एक तरीके से बीजेपी का जो डर है वो झलकाता है कि मोदी बार बार आ रहे हैं, और सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के जो यूनाइटेड लीडरशिप दिख रही है अब, उसके खिलाफ एक तरीके से अपना मोर्चा खोला हुआ है और बम्बई जी को एक तरीके से पीछे रखा हुआ है। बहुत आपने जबरदस्त बात कही है कि जब नरेंद्र मोदी की रैलियां बढ़ जाएं तो समझ लीजिए कि भाजपा एक कमजोर फुटिंग पे, एक बैक फुटिंग पे खेल रही है और चाहती है कि कुछ बोनस के तौर पर नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है, इसमें तो अजॉय किसी को कोई शक नहीं है, और कुछ वोट्स वो इधर से उधर कर सकते हैं आखिरी वक्त में भी, इसमें भी किसी को शक नहीं है कि वो एक लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं भारत में पिछले 1 दशक में। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो दूसरा पॉइंट है, और इसके साथ साथ आप अजॉय का विस्तार से इन्हीं मुद्दों पर आधारित आर्टिकल उन्होंने लिखा है, वो भी आप वायर पे कुछ ही देर में पढ़ सकेंगे, वो भी आप जरूर पढ़िए, लिंक मैं कोशिश करूंगी कि आपको कमेंट सेक्शन में दूं। दूसरी बड़ी बात अजॉय की, जो भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत ही कामयाब जो कैंपेन चलाया, मीडिया पर पूरा कब्जा होने के बावजूद भाजपा के, अगर हम आज ये बात कर रहे हैं कि 40% सरकारा वाली जो कैंपेन था वो कामयाब हुआ है, उसके बरक्स कोशिशें कर रही है बीजेपी की
इस भ्रष्टाचार का जो दाग लग रहा है उसको जो हिंदुत्व का जो वॉशिंग पाउडर है उसमें धोया जा सके। जी। भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है, मगर मेरा जो चुनावी दौरा दौरान जो मैंने ये पाया कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार को मुद्दा तो बनाती, मगर उससे बड़ा मुद्दा अगर बेरोजगारी को बनाती तो उनके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ज्यादातर लोगों से जब मैंने बात की तो वो प्राइस राइज, मतलब महंगाई, और खास करके एलपीजी सिलेंडर, औरतों से आप जब बात करेंगे तो हर हर ऑलमोस्ट हर औरत से जो मैं मिला, उन्होंने यही कहा कि एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में पहले मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। और दूसरी ये बात है कि सिद्धरमैया की सरकार में एक अन्य भाग्य स्कीम चलाते थे वो, जिसमें 10 केजी चावल मिलता है, उस समय गरीबों को मिलता था। अब उसको घटाकर मुंबई सरकार ने 5 केजी कर दिया है। और ये सभी ने मुझे जितने ज्यादा, हर क्षेत्र में कर्नाटका में ये बड़ा मुद्दा था, महंगाई और बेरोजगारी। और बेरोजगारी इस तरीके का भी मुद्दा है कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, तो बहुत सारे जो बैंगलोर से बाहर अब जाएंगे तो वहां पर सभी जो युवा जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको यहीं पर नौकरी मिले और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आए, अलग अलग फैक्ट्रीज लगे, ताकि यहाँ पर एक कमर्शियल डेवलपमेंट हो पाए और उनको वहां पर नौकरी मिल जाए। ज्यादातर जो शहरों के लोग हैं कर्नाटका के, वो उनको या तो बैंगलोर या फिर चेन्नई जाना पड़ता है नौकरी की तलाश में, जिसके खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा एक तरीके का अपनी व्यथा जताई। क्योंकि जी, कर्नाटका में ये समझना होगा कि वो बाकी जो उत्तर भारतीय स्टेट्स है उनसे उनसे प्रॉस्पेरिटी लेवल ज्यादा है, तो एक तरीके बिल्कुल। से एस्पिरेशनल वोटर्स जो है एजुकेटेड यूथ में वो काफी ज्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा मुद्दा है करप्शन से, जी हाँ, वहां लेकिन पर करप्शन तो है ही। आपके जैसे जो राजनीतिक टिप्पणीकार हैं और पत्रकार हैं, उनकी बात कांग्रेस पार्टी सुने तब की तो बात है कि वो सुन ले कि कम से कम अगर उनकी कोई आलोचना भी हो रही है तो उसको भी गंभीर तरीके से लिया जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात अब जेडीएस को लेकर है। जेडीएस को कितना नापेंगे आप? कौन सा तरीका, कौन सा जो तराजू है उस पर जेडीएस को नापा जाए? जेडीएस का सवाल आरफा बहुत ही, हर हर इलेक्शन में, कर्नाटका के इलेक्शन में जेडीएस एक अहम भूमिका निभाती है। पिछले कुछ चुनाव में आप देखें, खास करके 2000 के बाद के जितने भी चुनाव हैं, हर बार जेडीएस, ऐसा लगता है मीडिया में ये नैरेटिव बनता है कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है, लेकिन हर बार जेडीएस के वोट शेयर 20% से कम, 18 से 20% रहे, उससे कम कभी भी नहीं हुए। हर बार दोनों ही नेशनल पार्टीज ये कहती है कि इस बार तो जेडीएस साफ है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। उसका मतलब ये है कि एचडी देवेगौड़ा की जो पार्टी है, उनकी पकड़ जो 61 सीटों में, जो ओल्ड मैसूर, जो साउथ कर्नाटका का है, वो अभी भी कायम है। और मैंने भी अपने दौरे में यही देखा कि जो वोकलिगा कम्युनिटी है, जो ओल्ड मैसूर में के सीटों में 40% से भी ज्यादा है। ऐसे उनका स्टेट के पॉपुलेशन के आधार पे प्रोपोर्शन देखा जाए तो वो 10 से 12% है, मगर इन 61 सीटों में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो 40 से 45% के लगभग है। और बाकी कम्युनिटीज में भी अपना जोर रखते हैं, और उस कम्युनिटी में जेडीएस की पकड़ बहुत मजबूत है, कांग्रेस की भी है, लेकिन और बीजेपी की वहां पर बिल्कुल कोई भी भूमिका ओल्ड मैसूर में नहीं रहती है। तो जहां पर सारी मीडिया में लिंगायत वोट की बात हो रही है कि लिंगायत कहाँ वोट करेंगे, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो चुनावी जो रिजल्ट्स आएंगे, उसमें वोकली का कम्युनिटी किनको जिताना चाह रही है, उससे बात ज्यादा साफ होगी। अगर वो जेडीएस को जिताना चाह रही है, मतलब वहां पे सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस को लॉस है। उन 61 सीटों में अगर कांग्रेस जेडीएस से ज्यादा सीटें नहीं लाती है, तो कांग्रेस 112-13 का जो आंकड़ा है मेजॉरिटी मार्क, वो लाने में स्ट्रगल करेगी। और क्योंकि जो बीजेपी का जो एक, कर्नाटका एक तरीके का मतलब बड़ा ही यूनिक स्टेट है, क्योंकि जैसे बाकी राज्यों में हम देखते हैं कि एक तरीके का लहर होता है, कर्नाटका में 4 या 5 अलग अलग तरीके के लहर होते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कर्नाटक में स्टेट फॉर्मेशन जिस तरीके से हुआ, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कुछ पार्ट जिसको मुंबई कर्नाटका कहते हैं, वो निजाम के अंडर जो पार्ट्स थे जिनको हैदराबाद कर्नाटका कहते हैं, और ओल्ड मैसूर का जो प्रिंसली स्टेट था वो सदर्न कर्नाटका में, और कोस्टल कर्नाटका जो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर आता था, ये सारे जुड़कर कर्नाटका बने हैं। और इनके इनके इनका एनवायरनमेंट,
इनकी कम्युनिटीज सब अलग अलग तरीके से सोचती है। मुंबई कर्नाटका और जो सेंट्रल कर्नाटका है, यहाँ पे बीजेपी का बैस्टियन माना जाता है। इन वहाँ पे उनका जो सामाजिक कोलिशन है, लिंगायतों का एक शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, वाल्मीकियों का और दलितों का एक सेक्शन जिनको वहाँ पे लेफ्ट हैंड दलित्स माना जाता है, और हिंदुत्व के जो कोर वोटर्स है उनका एक अच्छा खासा सोशल कोलिशन उन्होंने बनाया जी हुआ हाँ, है। उसके मुझे खिलाफ लगता है एक अलग से जो है कार्यक्रम जी होना चाहिए सिर्फ जेडीएस की पॉलिटिक्स हाँ पर। अजय, तो अब चौथा पॉइंट आ जाता है जिसमें बात हो रही है स्थायी सरकार की। अब जी आप ही के जो पॉइंटर्स हैं जिसमें जिसकी बुनियाद पे हम्म, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, उससे पता चलता है कि पिछले 9 साल में 11 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। जी लेकिन यहाँ बार बार ये बात हो रही है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं उभरी, तो एक त्रिशंकु या हंग विधानसभा हो सकती है। तो ऐसे में ये विरोधाभासी है कि एक तरफ स्थायी सरकार भी अगर चाहते हैं लोग, और अगर बटा हुआ एक मैंडेट मिलता है, जनाधार मिलता है, तो ये तो अपने आप में बड़ी हैरानी की बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। अभी के जो जिस तरीके से ऐसा लग रहा है, अलग अलग सर्वे अलग अलग बातें कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड में मुझे लगता है, हालांकि कांग्रेस का नैरेटिव जो है वो ज्यादातर लोगों को एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, लेकिन मैं खुद से बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं कि एंटी इनकम्बेंसी क्या कांग्रेस की तरफ में के वोट में ट्रांसलेट होगा या नहीं लोगों का। क्योंकि ज्यादातर जैसे मैंने कर्नाटका में देखा कि सबके अपने अपने गढ़ है, और वहां पर बीजेपी भी उत्तर कर्नाटका और सेंट्रल कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटक में बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। उसी तरीके से ओल्ड मैसूर में भी जेडीएस बनाम कांग्रेस का जहां है, तो दोनों पार्टियां बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं। ज्यादा वोट शेयर के डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं सारी पार्टीज में। तो अगर त्रिशंकु सरकार फिर से हो जाए, आउटकम अगर हो जाए, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। लेकिन नैरेटिव लेवल पे और जो कर्नाटका की जो हिस्ट्री है कि हर बार सरकार बदल देते हैं वहां के लोग, या फिर कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को देते हैं, उस लिहाज से कांग्रेस का जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट कैंपेन किया, बहुत ही उस लिहाज से बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन जी हाँ। क्योंकि चुनाव एक तरीके से सोशल कोलिशन का जो मुद्दा है, बीजेपी मुझे लगता है अपने लिंगायत वोट का जो मेजॉरिटी सेक्शन है वो रिटेन कर रही है उत्तर कर्नाटका में। और साथ ही कांग्रेस का जो आइंदा वोट है वो ओबीसी वोट है, और माइनॉरिटीज का और दलितों का वोट है, वो भी हैदराबाद कर्नाटका या सेंट्रल कर्नाटका में काफी जोर से उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो कांटे की टक्कर है मेरे हिसाब जी से। हाँ, कांटे की कांग्रेस टक्कर है। कांटे जी हाँ, और कांग्रेस थोड़ा मार्जिनली अहेड लग रही है अभी। आगे है। तो यानी सीधे तौर पे, यानी कि मैंने जो कहा आर या पार की लड़ाई तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी साफ तस्वीर नजर आ रही है। आखिरी पॉइंट अजय, ये बताइए कि अब जो बात हो रही है कि जो आरक्षण को लेकर जो छेड़छाड़ की है, आरक्षण की पूरी परिभाषा ही बदलने की कोशिश की है, 4% मुस्लिम आरक्षण को हटाया और उस 4% को अलग अलग दूसरे समुदायों में बांट दिया, ये आपको लगता है किस हद तक काम करेगा? ये बीजेपी ने कोशिश की है, सीधा सीधा लोगों को समझ में आया है कि जब चुनाव से पहले ये जिस तरीके से उन्हें जो सामाजिक ताना माना, जो रिजर्वेशन के, कर्नाटका को आप समझ लीजिए 97% ऑफ पॉपुलेशन वो कोटा सिस्टम्स में आता है। वहां पर जिस तरीके से उत्तर भारत में हम देखते हैं कि एक अपर कास्ट का सेक्शन बहुत बड़ा होता है, वैसा वहां नहीं है। ज्यादातर लोग ओबीसी और दलित्स में आते हैं, और कई सारे सर्वेज मुसलमानों को बैकवर्ड क्लास के रूप में उन्होंने देखा है। उसके बावजूद भी ये जो मुंबई सरकार ने जो ये रिजर्वेशन का सिस्टम मुसलमानों को हटाकर, और उन्होंने ईश्वरप्पा और यटनाल जैसे जो बसनगौड़ा यटनाल बीजेपी की लीडर्स हैं, वो तो खुलेआम खुले मंच में कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो वो जो जो उत्तर भारत में जिस तरीके से वो हिंदू कंसोलिडेट करना चाहते हैं, उनकी जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, उसी चीज को कर्नाटका में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, और सीधा सीधा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया। और ये क्योंकि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है 50%, ये 50 से, और सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है कि ये जो मुंबई सरकार जिस तरीके से मुस्लिम कोटा स्क्रैप करके बाकी रिजर्वेशन लाने की कोशिश की, दूसरे लोगों को, दूसरे कम्युनिटीज को दे के रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई, उसमें मुझे नहीं लगता है ज्यादा सफल होंगे वो लोग। कि सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये जी, एकदम गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल। पूरा चुनावी
चुनावों को ध्यान में रखकर ये किया गया है। और उस तरीके से जैसे नायक कम्युनिटी जो है उनका 4% से बढ़ा के 7% कर दिया गया, लिंगायत जो ऑलरेडी डोमिनेंट क्लासेस हैं उनका भी 2% बढ़ा दिया गया, वोकलिगास जो ऑलरेडी डोमिनेंट है जिनका रिजर्वेशन था उनका भी रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया गया। लेकिन मुसलमान जो ज्यादातर नॉन अर्बन सेंटर्स में बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे उनका रिजर्वेशन अपर कास्ट के साथ ईडब्ल्यूएस में डाल दिया। तो ये सीधा सीधा अन्याय है। अन्याय आपको दिख रहा है, लेकिन जनता इसको न्याय देखती है। अन्याय बहुत ही कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। तो इस आर या पार की लड़ाई अजय और मैं फिर हाजिर होंगे आपके सामने कुछ ही घंटों बाद ये इस बात का आकलन लेकर कि आखिर किस तरीके से चुनाव प्रक्रिया अंजाम में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।